हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट संख्या 17 है। फुल लेंथ टेस्ट है जनरल स्टडीज का। आप इसको आरओ के लिए अगर आपको टेस्ट सॉल्व करना है तो इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट जो वैकेंसीज आती हैं उसके नोटिफिकेशन वगैरह या फिर जो डेली का करंट होता है वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप अगर ज़रूरी समझते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज का अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इस जो वीडियो के यानी कि इस टेस्ट के पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अगर इस टेस्ट के पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1973 में, तो ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1973 में स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978 बिल्कुल सही है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना है, यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 78 के पहले वर्ष में पेश किया गया था, यानी कि 1974 में पेश किया गया था। यहाँ पे 1973 दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, इसलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 1974 में स्टार्ट किया गया था। अगर बाय द वे पंचवर्षीय योजना भी पूछा जा सकता है तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? कौन इसमें से मूल कर्तव्य नहीं है? आपको पता है कि 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 को जोड़ा गया है और 11वें मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। तो जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए, उसको आप लोग याद कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो उसको आप लोग याद करिएगा तो ज़रूर आप लोगों को हेल्प मिलेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन इसमें से मूल कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है, ना कि मूल कर्तव्य में। तो ये मूल कर्तव्य नहीं है या नीति निर्देशक तत्व में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी में जो दिया गया है ये सब मूल कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची संबंधित है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची जो है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ATM², यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। M2 का हो जाएगा मिजोरम और मेघालय। इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 5वीं में बताया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विधान परिषद, दूसरा है संसद का उच्च सत्र, तीसरा है नगर निगम के सदस्य। अब यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन अस्थायी हैं? कौन इसमें से अस्थायी हैं? तो यहाँ पे विधान परिषद और संसद का उच्च सत्र नहीं होगा, यहाँ पे सदन होना चाहिए, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। ये दोनों अस्थायी होते हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, ये प्रश्न शायद 2018 में पूछा भी जा चुका है कि किसको समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो वो विधान परिषद है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद और संसद का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर
भरी जाती हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं, जबकि नगर निगम के सदस्यों का चुनाव हर 5वें वर्ष होता है और यह एक अस्थायी संस्था है। यानी कि जो नगर निगम यहाँ पे दिया हुआ है यह एक अस्थायी संस्था है, बाकी विधान परिषद और संसद का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में विचार करें। पहला है, भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। दूसरा है, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तीसरा कथन है, PIL को सामाजिक क्रिया याचिका सामाजिक हित याचिका के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं, कोई भी इसमें से असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने माह रोक सकता है? विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने माह रोक सकता है? तो यह जो है यह अधिकतम 4 माह रोक सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा विधान परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मूल संविधान में अधिकारण के संबंध में उपबंध है तथा इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं। तीसरा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारण नहीं होगा, अधिकरण होगा। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। तीसरा कथन है कि यदि किसी अधिकारण या अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका उच्च न्यायालय में भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है। दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं पहला कथन असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध है तथा इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 14 का, जिसमें अधिकरण का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस सिर्फ यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक अदालत की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस दर्शन पर आधारित है? लोक अदालत की व्यवस्था किस दर्शन पर आधारित है? तो यह आधारित है गांधीवादी दर्शन पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया विशेष प्रावधान? तो यहाँ पे अनुच्छेद 371 का के तहत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। बाकी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में अभी बनी नहीं है बट प्रस्तावित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है या है, ये पूछा गया है। कौन सा यहाँ पे असत्य है या है? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन सही है। तो देखते हैं दूसरा एवं तीसरा कथन असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक, यानी कि इसको ये एक सांविधिक संस्था है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा कथन है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो संयुक्त राज्य
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पूछा गया असत्य चूंकि, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसको याद रखिएगा, पद से राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रायः आवास में एक तरह की प्रजाति पाई जाती है। दूसरा कथन है जबकि निकेत में कई तरह की प्रजातियों का अस्तित्व एक साथ होता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो पहले आप लोग पूरा प्रश्न देख लीजिए, अगर आप लोग गेस करना चाहें तो गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा इसका आंसर सही है? तो दोनों में से कोई भी सही नहीं, दोनों गलत हैं। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है प्रायः आवास में एक तरह की प्रजाति पाई जाती है। तो आवास उस स्थान को कहा जाता है जहाँ संपूर्ण समुदाय अध्यावासित यानी कि रहता है। जैसे वन आवास में कई तरह की प्रजातियाँ एक साथ पाई जाती हैं, तो एक तरह की प्रजातियाँ जहाँ पाई जाएंगी वो आवास नहीं कहलाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आवास में कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरा कथन है कि जबकि निकेत में कई तरह की प्रजातियों का अस्तित्व एक साथ होता है। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती। तो प्रजाति जो निकेत होता है इसके लिए ये पर्टिकुलर एक प्रजाति के लिए होता है, ना कि कई प्रजातियाँ। तो इसमें दिया हुआ कई तरह की प्रजातियाँ रहती हैं, तो इसलिए ये कथन ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन असत्य हैं? पहला है आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। दूसरा कथन है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो दोनों कथन असत्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका सही क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। तो आहार श्रृंखला छोटी, आहार जाल बड़ा और जटिल होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आहार श्रृंखला बड़ी होती है, गलत है। आहार श्रृंखला जो होती है छोटी होती है। आहार जाल, आहार श्रृंखला में जैसे मेढक हो गया, मेढक के बाद घास हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, मेढक हो गया, मेढक के बाद सर्प हो गया, तो ये आहार श्रृंखला बन गई। जबकि जो आहार जाल होता है उसमें जैसे घास हो गई, घास के ऊपर बकरी भी आ जाएगी, कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, तो इसे मल्टीपल जो मतलब जाल की तरह बन जाता है, आहार श्रृंखलाओं से मिलकर ही जाल बन जाता है, तो उसको जो है आहार जाल कहते हैं। और ये बहुत जटिल होता है और बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो कथन है वह है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो कैसे वृद्धि होगी? निम्न अक्षांश जो होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जलवायु हमेशा परिवर्तित भी होता है और सारी चीज़ें, वहाँ टेम्परेचर सही रहता है, बारिश होती है, तो और जो धूप है यानी कि सूर्यताप जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। तो वहाँ जो जैव विविधता होगी वह उच्च होगी। उच्च अक्षांशों पर ज़्यादा टाइम बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ क्या जैव विविधता होगी? तो इसलिए उच्च अक्षांश पे जाने पर जैव विविधता कम होती है और निम्न अक्षांश पर जैव विविधता अधिक होती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जो कथन है सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छठे व्यापक विलोप यानी कि सिक्स्थ मास एक्सटेंशन से आप क्या समझते हैं? तो जो वर्तमान में छठे व्यापक विलोपन के दौर से गुजर रहे हैं, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये वर्तमान में हमें छठे व्यापक विलोपन के दौर से गुजरना पड़ रहा है मानव द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से हमें गुजरना पड़ रहा है और यही छठा व्यापक विलोपन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है ओजोन परत
को क्षरण करने वाले पदार्थों को कम से कम करने या रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। अब कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है, तो कौन सा यहाँ पे असत्य कथन है? तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ अधिनियम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। अधिनियम और वर्ष, ये जितना इन्वायरमेंट से संबंधित अधिनियम है यानी कि एक्ट हैं, उनको आप लोग याद करिए। हर एग्जाम में या तो सुमेलित करने को दे देता है या तो वैसे ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लेता है, लेकिन पूछता ज़रूर है, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला है कि जल प्रदूषण बचाओ और नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण बचाओ और नियंत्रण अधिनियम जो है यह 1974 का है। 1974 का वायु प्रदूषण बचाओ एवं नियंत्रण अधिनियम यह 1981 का है। और जैव विविधता अधिनियम तो 2002 का है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तो 2010 में बना था। इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथाइमो ग्लोबिनेमिया नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? मिथाइमो ग्लोबिनेमिया, तो यह जो रोग होता है यह होता है नाइट्रेट के कारण। पेयजल में अतिरिक्त नाइट्रेट मानव स्वास्थ्य के लिए घातक तथा शिशुओं के लिए मृत्यु का कारण भी हो सकता है। यह मानव रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर गैर कार्यकारी मिथाइमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इस स्थिति को ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथाइमोग्लोबिनेमिया कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन इसमें से बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे अभ्यारण्य जो है यह बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं। अभ्यारण्य बहुत व्यापक यानी कि बड़े क्षेत्र में होता है, तो वह स्वास्थानीय ही होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह बाह्य स्थानीय नहीं है। बाकी प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान और बीज बैंक ये सब बाह्य स्थानीय संरक्षण है। अभ्यारण्य बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह स्वास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा वाहनों के उत्सर्जन में शामिल नहीं किया जा सकता? वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा इसमें से शामिल नहीं होता है? पारा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कणकीय पदार्थ, कौन इसमें से शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो अमोनिया है यह वाहनों के उत्सर्जन में शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस का उत्सर्जन वाहनों द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कणकीय पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है या वाहनों द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए बाघ अभ्यारण्यों का भारत में उनके दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे उत्तर जो सबसे उत्तर है वह हो जाएगा दुधवा। फिर उसके बाद कान्हा जो है यह मध्य प्रदेश में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और बादीपुर कर्नाटक में है, तो बादीपुर सबसे दक्षिण में हो जाएगा और दुधवा सबसे उत्तर में होगा। दुधवा यानी कि उत्तर प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़ और बादीपुर कर्नाटक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्गल ब्लूम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घट जाती है? एल्गल ब्लूम के दौरान, तो एल्गल ब्लूम के दौरान जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी कि BOD बढ़ जाती है। जलराशि में अतिरिक्त पोषकों के कारण जलराशि में शैवालों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, इससे शैवाल वृद्धि या एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये एल्गल ब्लूम जो होता है इसके कारण क्या होता है, तो यह जलराशि में विषाक्तता भी पैदा करता है और कई बार ऑक्सीजन की कमी भी उत्पन्न करता है। यह जैविक ऑक्सीजन मांग को बढ़ाता है। इस प्रकार जलीय जीवन विषाक्तता या ऑक्सीजन की कमी के कारण समाप्त हो सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह 823 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत बल कौन सा है?
सबसे मजबूत बल जो होता है वह किसका है, तो यह नाभिकीय बल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बल को प्रबल बल कहते हैं। यह दो प्रोटॉनों, दो न्यूट्रॉनों या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, जिसका प्रयास जो होता है वह बहुत कम व प्रबलता बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तुल्य है। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है यह न्यूटन के तृतीय नियम के, यहाँ पे न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर है, सामान्य है, आधारित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो संकाय का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण के द्वारा वस्तु का ताप बढ़ जाता है। किस किरण के द्वारा वस्तु का ताप बढ़ता है, तो जो अवरक्त किरणें होती हैं इनके कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अवरक्त किरणों को ऊष्मीय विकिरण भी कहते हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका। तो कार इंजन को ठंडा करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कार इंजन को ठंडा करने के लिए पानी पर्याप्त नहीं होता है, पानी में इसके लिए कुछ शीतलक जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ट्राई सोडियम फास्फेट एवं सोडियम नाइट्रेट आदि मिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुचालक की अपेक्षा कम तथा चालकों से अधिक होता है। दूसरा कथन है कि इनमें उचित अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान कौन सा नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कैडमियम जो है यह नियंत्रक के रूप में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें लगी होती हैं। ये छड़ें कैडमियम अथवा बोरान की होती हैं, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर श्रृंखला को धीमे अथवा नियंत्रित कर लेती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। दूसरा है, मनुष्य के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पहला कथन असत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा कथन सत्य है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कैल्शियम दिया हुआ है, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि हैं, तथा सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा और अन्य तत्व हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे पूछा गया असत्य कथन पूछा गया है, प्रश्न में असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खाद्य परिरक्षक है। तो यहाँ पे विटामिन ई जो है यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है, जो खाद्य तेल में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, धूप के काले चश्मे बनाने में कौन सा कांच प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा कांच प्रयुक्त होता है, तो फोटोक्रोमिक कांच प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धूप के काले चश्मे बनाने में फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असत्य फल है। असत्य फल कौन सा है, तो सेब जो है यह असत्य फल है। यह बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, शायद 2020 या 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेब असत्य फल का उदाहरण है। ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से नहीं होता है बल्कि पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से होता है, जबकि ऐसे फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं वे फल केवल अंडाशय से विकसित होने वाले फल होते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। ऐसे फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं सत्य फल कहलाते हैं, जबकि जो अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं
पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं उन्हें असत्य फल कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे असत्य फल होगा, सेब असत्य फल है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नायु तथा कंडरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्नायु अस्थि को पेशी से जोड़ता है। दूसरा कथन है, जबकि कंडरा अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट दिए हुए हैं। स्नायु जो है यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, जबकि कंडरा जो होती है यह अस्थि को मांसपेशी से जोड़ती है। तो यहाँ पे दोनों कथन इसलिए गलत हो जाएंगे, अपोजिट दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। दूसरा कथन है, ये सजीव होते हैं तथा किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। तीसरा कथन है, इनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। अब कौन सा कथन सत्य है विषाणु के बारे में? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वे सजीव होते हैं तथा किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। तो विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी के रूप में होते हैं। ये ना तो सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव इनको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सजीव दिया हुआ है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो मोलस्का जो है इसमें खुला परिसंचरण नहीं पाया जाता है, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। दूसरा कथन है, आरबीसी की संख्या में कमी को एनीमिया अथवा रक्तअल्पता कहते हैं। तीसरा कथन है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि को ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया नहीं, ल्यूकीमिया होगा, ल्यूकीमिया कहते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि वैषम्य दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य दोष में? तो यहाँ पे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष में कार्निया की आकृति असामान्य हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हार्मोन बहिस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। दूसरा कथन है, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉइड तथा अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है या है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पहला असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्मोन बहिस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला अकार्बनिक पदार्थ है, जबकि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ना कि अकार्बनिक। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा इसमें से एक पादप हार्मोन नहीं है? तो जिबरेलिन, इथाइलिन और ऑक्सिन ये सब पादप हार्मोन है। रेनिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, मानव हार्मोन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। रेनिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। रेनिन का जो श्रावण होता है यानी कि वृक्क से ये निकलता है। रेनिन जो है यह एडल्टोस्टेरॉन के श्रावण को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ कारक दिया हुआ है। तो एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स जो होता है या जीवाणु से होता है। क्वाशियरकर जो होता है या प्रोटीन की अत्यधिक हीनता से होता है। और हर्पीज जो होता है यह होता है विषाणु से। हर्पीज विषाणु से होता है। और मलेरिया जो होता है या परजीवी से होता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पहले पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह प्रारूप KN राज के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल जो था यह 1951 से 56 तक का था। यह योजना
योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता ही है। कितना भी ये ओल्ड हो गई हैं, इनको समाप्त कर दिया गया, योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये पंचवर्षीय योजनाएं चली आई। 2017 तक इनका कार्यकाल था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ये इंपॉर्टेंट रखती हैं, इसलिए बार बार वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कोई भी साल ज़्यादा नहीं जहाँ से पंचवर्षीय योजना से सवाल ना पूछे। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आए तो आपका छूटने ना पाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं, किसके द्वारा? तो ये प्रायोजित की जाती हैं केवल केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में परिवर्तित हो गया है। यह अधिनियम 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ और कानून बना। यह योजना सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशि से संचालित की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार यानी कि ट्रिप्स करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विश्व व्यापार संगठन द्वारा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के द्वारा होता है। ट्रिप्स की व्यवस्था वर्ष 1994 से गैट के उरुग्वे दौर के अंत में की गई थी। दोहा घोषणा पत्र, जो कि विश्व व्यापार संगठन का विवरण है, ने ट्रिप्स के विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है? तो यहाँ पे जो साइलेंट स्प्रिंग है या पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, जिसके लेखक जो हैं वह हैं रिचेल कार्लसन। अन्य पुस्तकें पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, GIS में जी किस शब्द के लिए है? तो GIS का विस्तृत रूप जो है वह है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जी का जो प्रयोग होगा यह जियोग्राफिक के लिए हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। GIS सिस्टम विभिन्न प्रकार के भौगोलिक डाटा के विश्लेषण, प्रबंधन तथा भंडारण से संबंधित एक कंप्यूटर प्रणाली है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? तो होता है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे तथा उसकी मांग में वृद्धि हो जाए तो इससे लोगों का नकदी के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे बैंक ब्याज दर में वृद्धि करके अधिक जमा प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि क्या हो तब होगी? तो वहाँ पे उस देश में पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए यह अनिवार्य एवं आधारभूत शर्त है कि उस देश में पूंजी निर्माण हो। जितनी अधिक पूंजी निर्माण की दर होती है, उस देश की आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराता या कराते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक और भूमि विकास बैंक। इनमें से कौन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराता है? तो इसमें से पहला एवं तीसरा यानी कि भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराते हैं। कृषि ग्रामीण विकास बैंक विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जो है यह उपलब्ध नहीं कराता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण परिवारों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि भूमि विकास बैंक ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है वह 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ है महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड कब स्थापित हुआ था? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड,
इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। तो ये सब सीक्वेंस से ही दिए हुए हैं, यानी कि सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय है? तो यहाँ पे कौन सी भारतीय है? तो CIBIL यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जो है यह भारतीय है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग ऋण या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने FRBM एक्ट लागू किया? किसके द्वारा लागू किया गया था FRBM एक्ट? तो यह लागू किया गया था कर्नाटक के द्वारा सर्वप्रथम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऐसे कर जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरों पर न टाला जा सके। दूसरा कथन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराघात तथा करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है। अब दूसरा गलत क्यों है ये देखते हैं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। ये अप्रत्यक्ष कर की विशेषता है, ना कि प्रत्यक्ष कर की। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से MS तारापुर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? MS तारापुर समिति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें मांग कम, वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो तथा बेरोजगारी बढ़ रही हो। दूसरा कथन है, रिसेशन ऐसी स्थिति है जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं। अब कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो असत्य है, दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं असत्य क्यों है ये कथन। तो स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। धीमी आर्थिक विकास, अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की स्थिति, मुद्रास्फीति तथा सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, रिसेशन ऐसी स्थिति है जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं। तो रिसेशन ऐसी स्थिति है जिसमें मांग कम हो, वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो तथा बेरोजगारी बढ़ रही हो, रिसेशन कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा भी कथन गलत है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार खाते को संदर्भित किया जाता है। व्यापार खाते को तो चालू खाते के दृश्य व्यापार से संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चालू खाते का विभाजन दृश्य या व्यापार खाता तथा अदृश्य खाता में किया जाता है। व्यापार खाते में वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप चाय, कॉफी, ज्वेलरी, जूट, पेट्रोलियम आदि। इस प्रकार व्यापार खाते को चालू खाते के दृश्य व्यापार से संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतमाला परियोजना को किससे संबंधित किया जाता है? भारतमाला परियोजना को किससे संबंधित किया जाता है? तो भारतमाला परियोजना को सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना तथा बंदरगाहों में बड़े शहरों को जोड़ना, बंदरगाहों एवं बड़े शहरों को जोड़ना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना तथा बंदरगाहों एवं बड़े शहरों को जोड़ना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है? तो इस घाटे का अनुमान है 5.9%। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में मंत्रालयों को आवंटित राशि में प्रतिशत वृद्धि को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सड़क मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो यहाँ घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे कम किसको मिला है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है यह है रेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो सबसे ज़्यादा रेल मंत्रालय को और सबसे कम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा हम ऑल ओवर नहीं बता रहे हैं, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में विनिवेश लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया? तो ये लक्ष्य रखा गया है 51,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई? तो यहाँ आवंटित की गई है पीएम किसान योजना को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीएम किसान योजना को 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए में अवमूल्यन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विदेशियों के लिए निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी और सस्ता बनाता है। दूसरा है, निर्यात को हतोत्साहित करता है। तीसरा कथन है, व्यापार घाटे को कम करता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन सत्य है, यानी कि व्यापार घाटे को कम करता है। अब देखते हैं पहला दूसरा असत्य क्यों है। तो यह विदेशियों के लिए निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी और सस्ता बनाता है। अवमूल्यन का अर्थ है आधिकारिक तौर पर विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना। मुद्रा का अवमूल्यन होने से निर्यात प्रोत्साहित होता है, जिसके कारण व्यापार घाटा कम होता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। निर्यात को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे तीसरा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाई धोबी आंदोलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में चलाया गया था? नाई धोबी आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में जमींदारों तालुकादारों का सामाजिक बहिष्कार करने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थापत्य कला में से कौन सा एक सर्की कला का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से एक सर्की कला का उदाहरण नहीं है? तो दिलकुशा उद्यान जो है यह सर्की कला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिलकुशा उद्यान लखनऊ की इमारत है। इसका निर्माण अवध के नवाबों द्वारा कराया गया था, जबकि अन्य इमारतें यानी कि अटाला मस्जिद, खालिद मुखलिस और लाल दरवाजा, इनका निर्माण सर्की शासकों के द्वारा जौनपुर में कराया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सर्की का कला का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाजिद अली शाह ने किस उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी? किस नाम से तैयार कराई थी? तो यह बंदिशें जो तैयार हुई थी यह हुई थी अख्तर पिया उपनाम से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, ये भी सही है। और राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनारवा खुर्जा में है, ये भी सुमेलित है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है यह वाराणसी में है, ना कि कानपुर में। वाराणसी के चौका घाट में है ये। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और पूछा भी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो यहाँ पे 2014 में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार ने 3 नवंबर 2014 को जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया। इसके संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष कमेटी गठित करने का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जो है सीतापुर में और सबसे कम बागपत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाले जिले क्रमशः सीतापुर एवं बागपत हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले कितने हैं? तो ये जो जिले हैं ये हैं टोटल 12। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो कि हेरिटेज आर्क में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के तहत इस श्रृंखला में 7 नए परिपथ जोड़े गए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के तहत हेरिटेज आर्क में उत्तर प्रदेश के टोटल 7 नए परिपथ जोड़े गए हैं, जिनमें हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ और वाराणसी जिले शामिल हैं। आगरा, लखनऊ और वाराणसी जिले शामिल हैं। झांसी इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दूसरा कथन है, कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है?
तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे एनएससी को प्रदान किया गया है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एनएससी का फुल फॉर्म होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, हम बोलना भूल जाते हैं, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग के लाइक करने से और शेयर करने से हमको कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती ही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस खाड़ी देश के साथ ऊर्जा समझौता किया है? भारत ने किस खाड़ी देश के साथ ऊर्जा समझौता किया? तो यह सऊदी अरब के साथ किया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गज उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है, कर्नाटक के बाद असम देश में हाथियों की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 25 वर्ष, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्योंकि पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला यहाँ पे सत्य नहीं है, दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में टॉप 500 में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे पहले स्थान पर है? तो यहाँ पे टॉप 500 में एरावत जो है यह भारत का पहले स्थान पर है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है यह मिजोरम राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पलक झील का ही दूसरा नाम है पाला टिम्पू झील, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत को यूरोपीय संघ ने समुद्री सुरक्षा के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर में पहला नौसैनिक अभ्यास किया। दूसरा कथन है, इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों के पोत के साथ शामिल हुए हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे सत्य है, पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमन चक्रवात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ह्यूमन नामक नाम इराक के द्वारा दिया गया। दूसरा है, इस चक्रवाती तूफान की गति लगभग 100 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे है। तीसरा कथन है, यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन नाम जो दिया हुआ है यह इराक नहीं ईरान के द्वारा दिया गया, इसलिए पहला कथन गलत है। और इसकी जो गति थी यह 65 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी, यानी कि चक्रवात की जो गति थी वह 165 किलोमीटर नहीं 65 से 100 किलोमीटर थी। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु प्रदर्शन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रिपोर्ट पेरिस जलवायु समझौते पर आधारित है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा वैश्विक रूप से प्रस्तुत किया गया है। तीसरा कथन है, इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 38% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? यहाँ है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, तीसरा यहाँ पे असत्य है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 38%, 2030 तक 38% नहीं है, 43% कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 43%। तो यहाँ पे तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रीन आर्मी महिलाओं का एक संगठन है। दूसरा है, ग्रीन आर्मी का गठन 2014 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में किया गया था। तीसरा कथन है, ग्रीन आर्मी में महिलाएं पुलिस बल में भर्ती होती हैं। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रीन आर्मी के बारे में बस यहाँ पे पहला कथन सत्य है, ऑप्शन बी, क्योंकि ग्रीन आर्मी महिलाओं का पहला कथन यहाँ पे सिर्फ सत्य है, यानी कि महिलाओं का ही संगठन है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे गलत है। जो महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों से सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रीन आर्मी का गठन 2014 में महाराष्ट्र में नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए दूसरा कथन गलत है यहाँ पे। इसमें शामिल महिलाएं ज़्यादातर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों से हैं, तो गलत है, तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
इजेक्टो हेलो की घटना चंद्रयान 3 की लैंडिंग से संबंधित है। दूसरा कथन है विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरते समय इजेक्टो हेलो बना। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से मिश्रित आभा मंडल को इसरो ने इजेक्टो हेलो नाम दिया। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे तीसरा कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विक्रम लैंडर के लैंडिंग से उड़ी जो 2 टन धूल 108 वर्ग मीटर में फैल गई, इस धूल से निर्मित आभामंडल को इसरो ने इजेक्टो हेलो नाम दिया। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, पहला एवं दूसरा सही है। तो ऑप्शन असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फुजीवारा प्रभाव को संदर्भित किया जाता है किससे? तो इसे संदर्भित किया जाता है चक्रवात से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फुजीवारा प्रभाव से यहाँ से जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे 2 हरिकेन या चक्रवात करीब आते हैं तो वे अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं। इन चक्रवातों के बीच इस अंतःक्रिया को फुजीवारा प्रभाव कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में पहला किसान वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया? किस देश में किया गया? तो यह भारत में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रोम के अंतर्राष्ट्रीय संधि सचिवालय के खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा पहला किसान वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन भारत में 12 से 15 सितंबर 2023 को किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दिल्ली में साइलेंट कन्वर्जेंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर कला प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन जो किया गया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का आरंभ किया? तो यह आरंभ हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 बेसिन समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है कांगो गणराज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कांगो गणराज्य जो है यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया गया है IOC के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जोहा चावल खबरों में देखा गया, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कौन? जोहा चावल। तो जोहा चावल जो है असम का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। असम के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों पर शोध किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कर दिया है। कितना किया है? तो यह किया है 6.6%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 2023 का है। तो यहाँ पे 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने एप्पल के iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश द्वारा लगाया गया है? तो यह फ्रांस द्वारा लगाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद जिसे गेसोपेस्ट कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है? किस चित्र में किया जाता है? तो मैसूर चित्र में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैसूर चित्र दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्र है जो कर्नाटक के मैसूर में उत्पन्न हुई। यह चित्र उनके लालित्य, म्यूट रंग और विस्तार पर ध्यान के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द वर्ल्ड बीन्थ हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीन्थ हिज फीट। तो ये जो जीवनी है यह पुलेला गोपीचंद जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुलेला गोपीचंद जो हैं भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किस मंत्रालय से है? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध जो है यह रक्षा मंत्रालय से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य प्राचीन भारतीय रणनीतिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से एकीकृत करना है। इस परियोजना का संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।